इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय प्रस्तुत करता है मानव पर्यावरण कोर्स के अंतर्गत एक कार्यक्रम। कोर्स कोड AHE01। लीजिए सुनिए यह कार्यक्रम विकिरण जीवन का एक तथ्य। मनुष्य सदा से ही प्राकृतिक विकिरण के बीच रहता आया है। उस पर हमेशा सूर्य और अंतरिक्ष से होने वाले विकिरण का प्रभाव पड़ता है। यूं तो प्राकृतिक रूप में रेडियो एक्टिव पदार्थ इस धरती पर हमारे भवनों में और हमारे खाद्य पदार्थों में मौजूद रहते हैं, परंतु इस प्राकृतिक या पृष्ठभौमिक विकिरण का स्तर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। मानव पर्यावरण के पाठ्यक्रम के खंड 4 की इकाई 15 में आप विभिन्न प्रकार के विकिरणों और मनुष्य पर उसके होने वाले प्रभावों के बारे में पढ़ चुके हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम विकिरण के अनुप्रयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। अब तो स्थिति ये हो गई है कि आज विकिरण का अनुप्रयोग आधुनिक जीवन का एक अंग बन गया है। प्राकृतिक विकिरण के अतिरिक्त उन स्रोतों से होने वाले विकिरण का भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, जिनका निर्माण हमने स्वयं किया है। उदाहरण के लिए एक्सरे, नाभिकीय विस्फोट के परीक्षण और नाभिकीय संयंत्रों से निकलने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थ। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को गिराए गए परमाणु बमों से हुआ विनाश इस बात का संकेत है कि परमाणु अस्त्रों का उपयोग कितना विनाशकारी हो सकता है। परमाणु ऊर्जा जहां एक ओर ऊर्जा का अक्षय भंडार है, वहीं दूसरी ओर इसका विनाशकारी रूप पूरी पृथ्वी को समाप्त करने की ताकत रखता है। भारत में परमाणु बिजली घरों की 7 इकाइयां हैं, जिनमें से 2 तारापुर में, 2 कलपक्कम में, 2 रावतभाटा में और 1 नरोरा में है। विकिरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर नई दिल्ली के न्यूक्लियर साइंस सेंटर में कार्यरत प्रोफेसर PN श्रीवास्तव से की गई बातचीत आपने हमारे इसी विषय पर अंग्रेजी में तैयार किए गए कार्यक्रम में सुनी। इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है उसी का हिंदी अनुवाद। किसी भी हानिकारक विकिरण के एक्सपोजर की भी कुछ सुरक्षित सीमाएं होती हैं। इसी संबंध में एक समिति की स्थापना की गई है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय विकिरण रक्षण आयोग के नाम से जाना जाता है। इस समिति ने यह सिफारिश की है कि आम व्यक्तियों के लिए अधिकतम अनुमेय सीमाएं 0.005 सीवर्ट या 0.05 रैम प्रतिवर्ष होती है, परंतु विकिरण के क्षेत्र में काम कर रहे व्यक्तियों के लिए ये सीमाएं लगभग 10 गुनी अधिक होती हैं, यानी 0.05 सीवर्ट या 5 रैम प्रतिवर्ष। सामान्यतः विकिरण को हमेशा खतरनाक परिणामों से जोड़ा जाता है। नागासाकी में छोड़े गए बम या न्यूक्लियर युद्ध के विनाशकारी परिणामों को देखते हुए अधिकांश लोग विकिरण को विनाशकारी वस्तु ही मानते हैं। केवल कुछ लोग ही ऐसे हैं जो विकिरण को शांति कार्यों के लिए उपयोगी मानते हैं। क्या इसके कुछ उपयोग भी हैं? विकिरण के कुछ ऐसे अनुप्रयोग भी हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी लाभकारी होते हैं, जिसमें से एक सामान्य उपयोग है एक्सरे। ये तो हम सभी जानते हैं कि इसका प्रयोग अनेक रोगों के निदान में किया जाता है, विशेष रूप से तपेदिक यानी टीबी या हड्डी टूटने के समय। परंतु दुर्भाग्यवश आज स्थिति ये हो गई है कि जब तक डॉक्टर रोगी का एक्सरे नहीं ले लेता, तब तक रोगी ये समझता है कि उसका इलाज ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। लेकिन यह बात ठीक नहीं है। इस गलत धारणा को आम व्यक्ति के दिमाग से हटाना बेहद जरूरी है। आज तो वक्ष कैंसर के निदान में मेमोग्राफी का प्रयोग आमतौर पर किया जाता है। निदानी विकिरण विज्ञान के संबंध में आज जिन विकसित तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, वे हैं कंप्यूटर की सहायता से टोमोग्राफी, जिसे CT स्कैन के नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी NMR और पोजिट्रॉन उत्सर्जन टोमोग्राफी। इन तकनीकों का प्रयोग अभी तो भारत में नहीं हो रहा है, लेकिन 3-4 साल में संभवतः भारत में भी इनका प्रयोग होने लगेगा। थायराइड, दिल और जिगर आदि की बीमारियों का पता लगाने के लिए न्यूक्लियर चिकित्सा में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का प्रयोग किया जाता है। अनेक घातक ग्रंथियों यानी ट्यूमर्स के मौजूद होने के स्थान का पता लगाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है, और ट्यूमर के स्थान का ठीक ठीक पता लग जाने से कैंसर शल्य चिकित्सकों का काम काफी आसान हो जाता है। एक अन्य तकनीक है रेडियो इम्यूनो एसे। इस अति संवेदनशील तकनीक का प्रयोग रक्त में अल्प मात्रा में मौजूद हार्मोन्स को मापने में किया जाता है।
लगभग आधे कैंसर रोगियों को कष्ट से राहत दिलाने और रोग के इलाज के लिए विकिरण चिकित्सा दी जाती है। इन सभी बातों के अलावा विकिरण का प्रयोग पौधों का प्रजनन करने, चिकित्सा संबंधी उपकरणों का निर्जीवाणुकरण करने, खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करने और कीटाणुओं का नियंत्रण करने में किया जाता है। न्यूक्लियर शक्ति संयंत्रों का प्रयोग बिजली पैदा करने में किया जा रहा है। आइए अब जरा इनकी बिजली उत्पादन की क्षमता यानी कोयले से पैदा की गई बिजली और विकिरण से पैदा की गई बिजली की मात्रा की तुलना करें। हम देखते हैं कि 1000 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए जहां 20 लाख टन कोयले की आवश्यकता पड़ती है, वहां इतनी ही मात्रा में बिजली पैदा करने के लिए 175 टन यूरेनियम की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि भारत में लगभग 7 परमाणु बिजली घर हैं, परंतु चेरनोबिल विनाशलीला को देखने के बाद ये पता चलता है कि इनसे विद्युत उत्पादन करना बड़ा जोखिम भरा काम है। तो क्या हमें वास्तव में इनकी आवश्यकता है या इन्हें बंद कर देना चाहिए? यदि साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि यदि न्यूक्लियर शक्ति के अलावा किसी अन्य शक्ति स्रोत से इतनी मात्रा में बिजली पैदा कर सकते हैं तो बेहतर यही होगा कि उसी स्रोत से ही बिजली पैदा की जाए। परंतु दुर्भाग्यवश आज ऐसा कोई वैकल्पिक स्रोत नजर नहीं आता है जो कि परमाणु ऊर्जा का स्थान ले सके। यह सर्वविदित है कि सौर शक्ति, पवन शक्ति, भूताप शक्ति आदि की अपनी सीमाएं होती हैं। इसी प्रकार पनबिजली शक्ति और फॉसिल ईंधन से प्राप्त ऊर्जा की भी अपनी सीमाएं होती हैं और कुछ समस्याएं भी, विशेष रूप से पर्यावरण प्रदूषण। इसी प्रकार हम ये भी देखते हैं कि हमारे सभी कार्यकलापों के साथ जोखिम जुड़ा रहता है और यही बात न्यूक्लियर शक्ति से बिजली पैदा करने में भी लागू होती है। चेरनोबिल दुर्घटना और इसी प्रकार की अन्य दुर्घटनाएं वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण हैं और ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में न हो, इसकी रोकथाम के लिए हमें सही कदम उठाने की आवश्यकता है। यह खुशी की बात है कि चेरनोबिल दुर्घटना के तुरंत बाद हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने यह जानने के लिए विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाई थी कि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए न्यूक्लियर शक्ति संयंत्रों में कौन कौन से सुरक्षा उपाय लागू किए जाएं। वो ये भी जानना चाहते थे कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की चुनौतियों का सामना करने के लिए हम अपने आप को कितना तैयार कर पाए हैं। परंतु अब लोग काफी जागरूक हो गए हैं, क्योंकि जब पहले बिजली पैदा करने के लिए भारी मात्रा में कोयले का प्रयोग किया जाने लगा तो इसके दुष्प्रभावों को जानने के लिए किसी समिति का गठन नहीं किया गया था। इसी प्रकार जब बहुतायत में कीटनाशी दवाइयों का प्रयोग किया जाने लगा तो किसी ने भी इसके दुष्प्रभावों की ओर ध्यान देने की कोशिश नहीं की और इसके दुष्परिणाम आज हमारे सामने हैं। लेकिन जब से हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों से हुए विनाशों की जानकारी लोगों को हुई है, तब से लोग काफी जागरूक हो गए हैं और विकिरण और न्यूक्लियर शक्ति उत्पादन के कुप्रभावों की रोकथाम के लिए कई कमेटियां बनी हैं, जैसे परमाणु विकिरण के प्रभावों पर संयुक्त राष्ट्र संघ की वैज्ञानिक समिति, आयनीकरण विकिरण के जैविक प्रभावों पर संयुक्त राष्ट्र संघ की वैज्ञानिक समिति और अंतर्राष्ट्रीय विकिरण रक्षण आयोग जैसी अनेक समितियों का गठन किया गया है। इन सभी का गठन नाभिकीय विकिरण के हानिकारक प्रभावों का पता लगाने और उसकी रोकथाम के लिए किया गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर ये सरकारी एजेंसियां न्यूक्लियर शक्ति के जनन से संबंधित विकिरण का नियमन काफी सावधानी के साथ कर रही हैं। फिर भी आप देखेंगे कि आज लोगों के दिमाग में एक अजीब सा विरोधाभास है। एक ओर तो हम किसी अन्य ऊर्जा स्रोत से होने वाले नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं, जबकि परमाणु ऊर्जा के संबंध में हमारा रवैया बिल्कुल अलग है। इस संबंध में हमें लाभ और खतरों के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। जहां विकिरण और न्यूक्लियर शक्ति उत्पादन हो रहा है वहां जोखिम तो रहता ही है, परंतु यह बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जोखिम कितना ही छोटा क्यों न हो, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही उद्योग और चिकित्सा में परमाणु के शांतिपूर्ण उपयोग को भी हमें पूरा महत्व देना होगा और इसका लाभ उठाना होगा। विकिरण जीवन का एक तथ्य। अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। विषय संयोजन डॉक्टर गीता कैकर, हिंदी रूपांतरण श्री HP सिन्हा, प्रतिभागी मुकुल वर्मा और नीता श्रीवास्तव तथा प्रस्तुतकर्ता ओम प्रकाश देवल। यह कार्यक्रम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किया गया।